हेलो 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 हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के साथ में फिर से जो है वो जुड़ चुका हूं। नए साल की आप सभी को जो है वो सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल जो है वो आपके लिए जो एक नई उम्मीद और एक नया जो है वो प्रेरणा, नया मोटिवेशन आप सभी के लिए लेकर आए, ताकि आप सभी जो है वो LSI यानी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, जो कि आपका अब नया नाम हो चुका है, उसमें आप सभी को जो है वो सिलेक्शन दे। और इसके साथ साथ जो है वो आप में इतना जज्बा, इतनी मेहनत भर दे ताकि तुम अपनी मंजिल को पा सको। तो जी हां, फिर से मैं आप सभी के साथ जो है वो लाइव अभी तो नहीं हूं, बट मैं आप सभी के साथ फिर से जो है वो लाइव जुड़ने वाला हूं। जी हां, कल से आपके पास रेगुलर जो है वो अब वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। नए साल का मैं वेट कर रहा था कि नए साल के साथ जो है वो आप सभी को जो है वो फिर से क्वेश्चन सीरीज जो है वो मैं फ्री दे पाऊं। जी हां, बिल्कुल मैंने सोचा था और वैसा ही जो है वो आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। और जो अपना एक लेक्चर जो है वो पहले बाकी रह गया था, उस लेक्चर को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद कल से जो है वो आप सभी के लिए जो है वो न्यू वीडियोस सीरीज जो है, क्वेश्चन सीरीज जो है वो आप सभी के लिए आने लग जाएगी। ठीक है, तो पहले तो जो भी अभी तक जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। ठीक है, और आज आप सभी के लिए एक, जो आप सभी बोल रहे थे कि सर जो कोर्सेज जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे कोर्स को जो है थोड़ा सा और कम करने के लिए बोला है, ताकि आपको जो है वो कम से कम शुल्क में जो है वो कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो पाए। जी हाँ, तो वीडियोस को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं जो बाकी बचे 20 क्वेश्चंस थे उसके साथ में। तो आज जो है मैं आप सभी को ओनली सॉल्यूशंस कराऊंगा। इसके बाद में कल से फिर से अपन जो है वो लाइव जुड़ जाएंगे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ में, अलग अलग क्वेश्चन सेट के साथ में। ठीक है, तो जी हाँ, जुड़ जाते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। देखिए, तो क्वेश्चंस जो है वो अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें सामान्यतया निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तुम्हें ये पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनमें क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो, याद रखना, क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, ये नहीं पाया जाता है। साइटोपंजर जो कोशिका स्केलेटल सिस्टम होता है वो भी इनमें नहीं पाया जाता। आप सभी को पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो होता है 70s टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें होता है ये 80s टाइप का। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो राइबोसोम जो होता है वो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों में ही पाया जाता है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद में देखिए, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। क्लियर? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अपन तो जो है वो जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करते रहते हैं, क्योंकि ये जो है वो लाइव सेशन नहीं है। लाइव सेशन जो है वो आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने जो है वो एक वीडियो जो है वो आप सभी को वापस से बताने के लिए डाला है कि लाइव सेशन जो है, जो मैंने आपको कहा था कि लाइव सेशन आप सभी के लिए, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स एंड मैसेजेस आने लग गए थे कि सर लाइव सेशन आपने बंद कर दिया। सर, मैंने ये सोचा था कि नए साल के साथ में फिर लगातार करेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को जो है वो लाइव अथवा रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो रेगुलर मिल पाए। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि मवेशी यानी कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी जो होती है, इसकी वयस्क मादा में अंडा से आमतौर पर जो होता है वो कैसी आकृति का होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो है वो अंडा से नॉर्मली किस आकृति का होता है। तो देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है बीन, लोबिया के आकार का। तो ध्यान रखना, बीन शेप जो होता है वो केवल और केवल जो होता है वो किस में पाया जाता है, घोड़ी में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बेरी के आकार का, बेरी के आकार का जो होता है वो दिखाई देता है एक तो सुअरी में और एक जो है वो दिखाई देता है ऊंटनी में।
ठीक है, इसके अलावा पक्षी में भी होता है, लेकिन सामान्यतः जो जानवर होते हैं इनमें बेरी आकार का जो होता है वो किस में दिखाई देता है, सुअर और ऊंटनी में दिखाई देता है। और जो बादाम होती है, आलमंड सेप जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, तो याद रखना जो आलमंड सेप होता है, बादाम के आकार का होता है, वो होता है देखो गाय, भैंस और भेड़ बकरी में। गाय, भैंस और भेड़ बकरी में, ठीक है ना। तो गाय, भैंस, भेड़ बकरी में जो है वो किस आकार का होता है, बादाम के आकार का पाया जाता है। क्लियर। आगे देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन जो है, तो यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतस्त्रावी और युग्मकीय कार्य, ठीक है ना, जनन ग्रंथियों के अंतस्त्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहां प्रजनन संभव। कहने का मतलब क्या हुआ, ये बड़ी मतलब अच्छी लैंग्वेज इसने दी है कि भाई कहने का मतलब वो उम्र बता दो जब वो प्रजनन कर सकता है, यानी कि कोई भी पशु कौन सी उम्र के बाद, कौन सी एक शब्द होता है उसके बाद जो है वो क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। बड़ा ही सिंपल इसने क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पे आप सभी को पता है कि वह उम्र कौन सी होती है जिसके बाद में प्रजनन कर सकता है, तो उसको अपन कहते हैं वयस्क अवस्था, ठीक है। तो क्या वो बांझपन होती है, बांझपन में तो भाई बिल्कुल भी वो प्रजनन नहीं कर सकता। रजोनिवर्ती जिसको अपन बोलते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज जो है वो जो महिलाएं होती है उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जब बंद हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रजोनिवर्ती कहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। सुपर ओव्यूलेशन जब क्या होता है कि किसी पशु को, मादा पशु को एक से ज्यादा ओव्यूल के प्रोडक्शन के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको अपन कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन। और यौवनारंभ जिसको अपन वयस्क अवस्था या फिर इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्यूबर्टी। तो बिल्कुल आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। सही सोच रहे हैं आप, इसका आंसर होगा प्यूबर्टी। तो याद रखना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी उम्र है जिसके बाद जो है वो जनन ग्रंथियां, जननांग जो होते हैं वो पूरी तरह से विकसित होने लग जाते हैं। तो बिल्कुल यहां पर आंसर जो है वो होगा यौवनारंभ जिसको अपन कहते हैं प्यूबर्टी। क्लियर। आगे देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन। देखो थोड़ा फटाफट चलेंगे, ये वीडियो जो है वो आपको अभी जो है वो अपन लाइव नहीं है, ठीक है। तो लाइव नहीं है तो मैं जल्दी से इसके आंसर्स जो है वो आप सभी को बताता रहता हूं। क्लियर। निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध चक्र का सबसे छोटा मध चरण यानी कि जो स्ट्रेस साइकिल होती है उसमें से जो स्ट्रेस फेज होती है, मतलब अलग अलग आपको पता हो तो प्रोस्ट्रस, स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस, ऐसे डाइस्ट्रेस, इस टाइप की जो है वो स्टेप्स होते हैं। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि जो स्ट्रेस फेज होती है, स्पेशली जो स्ट्रेस फेज होती है, वो स्ट्रेस फेज जो होती है, ये स्ट्रेस फेज जो होती है वो सबसे कम किस में होती है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि स्ट्रेस फेज जो होती है वो सबसे कम किस में होती है। तो देखिए क्या गाय में स्ट्रेस फेज सबसे कम होती है, जी नहीं। गाय में कितनी होती है भाई, हाँ सॉरी, गाय जो होती है उसमें कितनी होती है, देखिए पहले तो सब में मैं बताता हूं कि कितनी स्ट्रेस फेज जो होती है किस में होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो गाय जो होती है उसमें स्ट्रेस फेज जो होती है वो होती है 12 से 24 घंटे के आसपास। याद रखना 12 से 24 घंटे जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेस फेज गाय में। जो घोड़ी होती है, घोड़ी में जो स्ट्रेस फेज होती है वो याद रखना, घोड़ी की जो स्ट्रेस फेज होती है वो होती है लगभग 5 से 7 दिन के आसपास, ठीक है। जो भेड़ में स्ट्रेस फेज होती है ये लगभग होती है 36 से 48 घंटे के आसपास, ठीक है। और सुअरी जो होती है, मादा सुअरी जो होती है उनमें लगभग जो होती है ये 2 से 3 दिन के आसपास होती है। तब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने कि इनमें से सबसे छोटा मध चक्र जो होता है वो किसमें होता है। तो बिल्कुल आप सभी को पता चल रहा होगा कि सबसे कम मध चक्र आपको दिख रहा है 12 से 24 घंटे, जो कि इसमें होता है गाय में, ठीक है। अगला इसके बाद में देखिए, ये इस गायनी का क्वेश्चन था। वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन आप सबके सामने कि भैंस में सामान्य गर्भ अवधि की लंबाई कितनी होती है। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, गाय में कितनी होती है, भैंस में कितनी होती है। ये क्वेश्चन तो देखो ऐसा है कि मैंने आपको कई कई बार बताता हूं मैं आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए होते हैं जो बिल्कुल अपीयर ही हुए होते हैं,
है ना, जिन्होंने मतलब अभी तक जो है वो वेटनरी साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बस 2 दिन 4 दिन की तैयारी करके आ जाता है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई हमने जो है वो तैयारी की है, ठीक है ना। तो उस तैयारी को दिखाने के लिए जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस जो है वो आप सभी को दिए जाते हैं, और वो इजी क्वेश्चंस ये वाले ही है। आप सभी को पता होगा कि भैंस की गर्भावधि जो होती है वो होती है 10 दिन के आसपास, तो लगभग लगभग जो होती है ये 310 दिन के आसपास होती है, ठीक है। तो यहां पे जो है वो भैंस में सामान्य गर्भावधि जो होती है वो लगभग होती है 310 दिन। आंसर हो जाएगा इसका सी। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला छठा क्वेश्चन जो है, गर्भवती मवेशियों में यानी कि जो गाय या भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति, प्रस्तुति देखो, हमेशा आपको पता होगा कि सामान्य भ्रूण जो होता है, ठीक है, सामान्य भ्रूण जो होता है, इस सामान्य भ्रूण में याद रखना हर एक भ्रूण में जो होता है वो सबसे पहले 3 चीजें होती है। एक तो होता है प्रेजेंटेशन, एक तो होता है प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है पोजीशन, और तीसरा होता है पोस्चर, ठीक है। ये 3 चीजें होती है। प्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है कि वो बर्थ कैनाल जो होती है, ठीक है ना, उसके सापेक्ष जो है वो, क्या वो अनुदैर्ध्य दिशा में है, क्या वो अनुप्रस्थ दिशा में है, क्या वो लंबवत दिशा में है, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग दिशाओं में जो है वो हो सकता है। ये अभी प्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन होता है। पोजीशन जो होती है उसमें अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो किस पोजीशन में, क्या वो डोर्सल भाग जो है उसका वो जो है वो सैक्रल से या फिर किसी कोडियल पार्ट से, ठीक है ना, या पूंछ के किसी भाग के साथ में जो है वो मैच कर रहा है या उसके समानांतर उपस्थित है, तो वो होती है उसकी पोजीशन। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है उसका पोस्चर। पोस्चर का अर्थ क्या होता है कि भाई अब जो है उसके पैर या गर्दन जो है या फिर कार्पल मेटाकार्पल जो है इसमें कुछ मुड़ाव तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो वो जो होती है वो उसका पोस्चर होता है। तो याद रखना जो सामान्य भ्रूण होता है इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है एंटीरियर यानी कि अग्र लॉन्गिट्यूडनल, जिसको अपन बोलते हैं अनुदैर्ध्य, ठीक है। जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो कैसी होती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल। एंटीरियर मतलब जो मुख रहेगा वो तो रहेगा बर्थ कैनाल की तरफ, ठीक है ना, और वो जो पोजीशन होगी वो कैसे होगी, जैसे ये गाय है, इसकी ये बर्थ कैनाल है जहां से ये बाहर आ रहा है, तो ये मुंह जो रहेगा वो उस तरफ रहेगा, और ये पोजीशन होगी जिसको अपन कहते हैं कि उसी की दिशा में जो है ये यहां पर है, यानी लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये ऐसे रहता, अगर गाय इस तरह से है और अगर ऐसे भ्रूण रहता, तो इसका मतलब ये जो पोजीशन रहती वो देखो इस टाइप से, अगर ये पोजीशन है तो इसको अपन कहते हैं अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स। और अगर ये इस तरह से पोजीशन रहती, ऐसे गाय और इस तरह से पोजीशन रहती, तो इसका मतलब ये जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। तो अब यहां पे जो है वो प्रेजेंटेशन, नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन रहती है वो कैसी रहती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो पोजीशन है, ठीक है, जो पोजीशन होती है वो किस प्रकार की रहती है, तो पोजीशन जो होती है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है डोर्सोसैक्रल पोजीशन, ठीक है। कैसी रहती है, डोर्सोसैक्रल। और तीसरी जो होती है वो पोस्चर रहता है। तो पोस्चर में याद रखना कि जो हेड होता है, हेड ऑफ एनिमल मतलब जो सर होता है एनिमल का, वो लाई ऑन मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स जो होती है यानी कि इस तरह से जो होता है वो हेड जब होता है तो ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्मल पोजीशन है जिसमें आगे वाले जो पैर होते हैं, आगे वाले जो पैर होते हैं वो इस तरह से बर्थ कैनाल की तरफ होते हैं, हेड जो होता है इस तरह से झुका हुआ रहता है ताकि आराम से जो होते हैं उसको अपन खींच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तो इसके हिसाब से देखो, अगर इसने पूछा है सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सी है, तो प्रेजेंटेशन जो होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इसका ए। आगे देखिए दूध के स्त्राव के लिए बहुत पूछा जाता है भाई, कितने ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखना है मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा होता है, तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है वो होता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। क्लियर। आगे देखिए कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रो को, वीर्य की जो स्ट्रो होती है, जो सीमन स्ट्रो होती है, तो फील्ड करते हैं उनको तो पता है भाई, ठीक है ना। जब यही करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन भी देखो, इतना इजी क्वेश्चन जो फील्ड करते हैं उनके लिए तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया है ना, कि स्ट्रो जो होती है उसको
जब आप एआई गन में लोड करते हो उससे पहले जो है उसको गर्म पानी में रखते हो तो वो कितना गर्म होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, और इस प्रोसेस को तुम्हें अगर पता हो तो वो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं थॉविंग। ठीक है, ये भी याद रखना, इस प्रोसेस को जो है वो क्या कहा जाता है, थॉविंग कहा जाता है। और इसमें जो है वो लगभग 37 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर रखा जाता है। तो 35 से 37 डिग्री के आसपास जो है वो अपन टेम्परेचर रखते हैं। तो बिल्कुल यहां पर आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तो याद रखना है कि थॉविंग में जो है वो टेम्परेचर कितना होता है, 35 से 37 डिग्री। इसके बाद में जो है वो कौन सा एआई तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है। तो एआई तकनीक यानी कि एआई की टेक्नोलॉजी जो आप एआई करते हो, ठीक है ना, तो कौन से तरीके से जो है वो भैंस में एआई करते हैं। क्या भैंस में बिना रेक्टल पाल्पेशन के किया जाता है, या फिर रेक्टल पाल्पेशन करके ओवेरी को फील करके इसके बाद में वेजाइना से जो है वो एआई गन जो है वो डाली जाती है, या फिर डायरेक्ट जो है वो पर वेजाइनल मतलब डायरेक्ट वेजाइना के साथ जो है वो क्या किया जाता है, एआई गन डाली जाती है। तो याद रखना कि गाय अथवा भैंस दोनों में ही जो है वो जो एआई की तकनीक होती है वो होती है रेक्टोवेजाइनल। और रेक्टोवेजाइनल का अर्थ होता है कि रेक्टम में जो है वो हाथ डाला जाता है, ठीक है, सबसे पहले, एंड देन दूसरे हाथ से जो है एआई गन जो होती है वो किसमें डालते हैं, वेजाइना में डालते हैं। ठीक है ना, तो एक तो रेक्टम में डालने के बाद में जो वेजाइना होती है उसमें क्या डाला जाता है, उसमें एआई गन को डाला जाता है। इस तकनीक को जो है वो अपन कहते हैं रेक्टोवेजाइनल तकनीक। क्लियर, तो रेक्टोवेजाइनल जो होती है, रेक्टो योनिक यहां पर लिखा हुआ है, रेक्टोवेजाइनल यहां पर आंसर हो जाएगा। जमे हुए वीर्य को कितने तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जाता है। मैंने ना एक दिन बोला भी था आपको, लाइव में बोला था और बहुत बार बोलता भी हूं। ठीक है, 2022 में बोला था, इससे पहले भी बहुत बार मैंने बोला है कि देखो होता क्या है कि जब पेपर बनाते हैं ना, तो वो पेपर बनाने वाले क्या करते हैं कि एक टॉपिक से जो है वो कई बार 3-4 क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो एआई के देखो कितने क्वेश्चन आ गए, एआई वाले जो है वो कितने क्वेश्चन आ गए, देखो एआई का पहला क्वेश्चन, एआई का दूसरा क्वेश्चन और एआई का तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो है वो लगातार एआई के आपको दिख रहे। ठीक है ना, तो खाली एआई वाला टॉपिक जो है इससे तीन क्वेश्चन आ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार ये क्या करते हैं, एक टॉपिक से जो है वो 3-4-5 तक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट से ही 8 उठाए। ठीक है ना, अब तो तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो 100 हो गए, तो हो सकता है वो तो 5-5 जो है वो एक ही टॉपिक से क्वेश्चन उठा लेंगे। तुम ये सोचते रहोगे पूरे में से आएगा, देखो ऐसा ही है। ठीक है ना, एलएसए हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, हमारे व्यू के एग्जाम में भी हुआ था। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक जो होता है उनसे ये 3-4-5 तक क्वेश्चन जो होते हैं वो उठा लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है कि कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, कोई भी लाइन छोड़ो मत। हो सकता है कि कोई लाइन आपने छोड़ी है और वहीं से क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। ठीक है, तो देखिए जो जमे हुए वीर्य होते हैं, वीर्य को किस तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। तो याद रखना है यहां पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखना है ये टेम्परेचर हमेशा रहता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। क्लियर हो गया आपके, तो -196 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रहता है, ये किसका रहेगा टेम्परेचर, ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। क्लियर, अब आगे देखिए, तो ये यहां पर हो जाएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो कई सारे बच्चों ने जो है मुझसे पूछा था कि सर जो है वो कोर्स जो है आपने जो रिकमेंड किया था प्रतिभा क्लासेस, वहां पे कोर्स जो है वो थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, तो मैंने वहां जो डायरेक्टर सर है उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो थोड़ा सर कोर्स जो है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा कम प्राइस में आप कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने जो है वो 3 जनवरी तक, याद रखना 3 जनवरी तक जो है इस कोर्स का दाम जो कि इससे पहले 3500 के आसपास था उसको जो है वो 2199 कर दिया है। ठीक है, देखिए मैं वैसे प्राइस तो कभी नहीं बताता हूं, लेकिन कई सारे बच्चों ने बोला था कि सर जो है वो कोर्स जो है वो सस्ता नहीं किया है। तो कोर्स जो है वो आप सबके लिए थोड़ा सा 1400 तक जो है वो सस्ता हो चुका है। अब आप जाके जो है वो आराम से इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है वो कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो नंबर दिए हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो अगले और 1-2 स्लाइड में जो है वो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट करके जो भी आप बात जो है वो
कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि विंडीज जो प्रणाली है इसके अनुसार जो है वो 6 समीपस्थ सिद्धांत जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो 6 समीपस्थ सिद्धांत जो होते हैं वो कौन कौन से सिद्धांत जो होते हैं उसको अपन प्रयुक्त करते हैं। तो विंडे हाइपोथेसिस जो कि मैंने जब न्यूट्रिशन 2022 में पढ़ाई थी तब भी मैंने कहा था कि देखो विंडे वाला क्वेश्चन जो है उसमें 6 के 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जो है वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। ठीक है ना, तो आपको प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया भी था। देखो, एक तो वाटर होता है, एक मिनरल्स के लिए होता है। मिनरल्स जो होती है वो लास्ट में क्या बन जाती है, राख बन जाती है। ठीक है, वसा को मापने के लिए जो है वो मैंने बताया था कि ईथर एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, ईथर एक्सट्रैक्ट होता है। इसके बाद में जो प्रोटीन होता है इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है एनपीएन यानी कि नॉन प्रोटीन जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं यानी कि नाइट्रोजन के प्रोडक्ट जो होते हैं वो, और दूसरा जो होता है वो होता है इसमें क्रूड प्रोटीन। ठीक है, ये भी आपको बताया था मैंने क्रूड प्रोटीन और एनपीएन के बारे में। इसके अलावा देखो जो फाइबर्स होते हैं जिनको अपन क्रूड फाइबर्स बोलते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें होती है। तो इसका आपको दिख जाएगा सबसे पहला पानी बिल्कुल है, ईथर का निष्कर्ष यानी ईथर एक्सट्रैक्ट ये वसा हो गई, क्रूड फाइबर ये कार्बोहाइड्रेट हो गया तो बिल्कुल सही है, क्रूड प्रोटीन ये भी है बिल्कुल। ठीक है, कुल राख यानी कि राख भी और नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष है यानी कि नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, एनएफई सॉरी। ठीक है, एनएफई जो है वो क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जो है ये जो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, जिसमें अपन ने देख लिया कि कुछ वसा से रिलेटेड होते हैं, कुछ प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं मिनरल्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, तो ये पांचों के पांचों जो मैंने बताया था आपको कि कुछ प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं, कुछ यहाँ पर मिनरल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप देख लो, देखो सिंपल सा आपको 6 जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा से रिलेटेड इन सब से होते हैं। तो याद रखना है इनके 6 कौन कौन से हो गए। सबसे पहले तो वाटर हो गया, इसके बाद में हो गई राख, राख के बाद में जो है वो अगली चीज H2 राख, राख के बाद में जो है वो अगली चीज जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट के बाद में जो है वो NFE हो गया, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। ठीक है, और एक जो होता है वो क्रूड प्रोटीन होता है जिसको अपन सीपी बोलते हैं। इसके बाद में क्रूड फाइबर होता है जिसको अपन CF बोलते हैं। तो 3 और 3 6 जो होते हैं ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखिए, इसके बाद में 12 क्वेश्चन जो है वो अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया सकता उसे क्या कहते हैं। क्या पूछा है कि जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, तो ध्यान रखना उनको शरीर के बाहर से लिया जाता है और वो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो याद रखना आवश्यक अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल है जो कि अपना शरीर नहीं बनाता और वो अपने शरीर से बाहर से लिए जाते हैं। क्लियर? आगे देखिए 13 क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि खाली जगह प्रोटीन उपापचय का अंतिम उत्पाद होता है। ये मैंने जो है वो फिजियोलॉजी में बताता हूं। ठीक है, फिजियोलॉजी में मैं सबसे पहली चीज जब उत्सर्जन तंत्र करवाता हूं तब मैं 3 चीजों के बीच में अंतर दिखाता हूं। पहला जो होता है वो तो होता है अमोनिया जिसमें वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा मैं आपको बताता हूं यूरिया जिसमें मध्यम अमाउंट में जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा जो होता है वो होता है यूरिक अम्ल जिसमें क्या होता है बहुत कम जो होती है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें पहले ही दिया हुआ है कि स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें अंतिम उत्पाद क्या होता है, उनमें अंतिम उत्पाद होता है यूरिक अम्ल। और इसी कारण से जब यूरिक अम्ल जो होता है उसमें क्या होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि स्तनधारियों में जो होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो स्तनधारियों में तो यूरिया होता है। अमोनिया जो होता है वो जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, पानी में रहने वाले जीव जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है उनमें क्या एक्सक्रीशन होता है, अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है। क्लियर? अगला इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी से होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त जमाव विलंबित यानी कि रक्त के थक्के को बनने में, समय लगता है।
तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें रक्त के थक्के को बनने में समय लगता है? तो याद रखना, रक्त के थक्के को बनने में लगने वाला जो समय होता है वो किसके कारण लगता है? विटामिन के कारण। अगर विटामिन के जो है उसकी कमी हो रखी है, तो विटामिन के तुम्हें पता है कि रक्त का थक्का बनाता है, और रक्त का थक्का बनाता है तो यहां पर विटामिन के की कमी से जो है वो क्या हो जाएगा? रक्त के थक्के को बनने में समय लगेगा। क्लियर? आगे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि सूखी घास जिसको अपन क्या कहते हैं? सूखी घास जिसको अपन क्या कहते हैं? हे। तो आपने हे और साइलेज के बारे में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन में, तो ध्यान रखना हे साइलेज से 100% जो है वो आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जब हे साइलेज पर क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना? तो हे और साइलेज में याद रखना है आपको कि हे जो होता है इसमें वाटर परसेंटेज होता है 12 से 14% के आसपास, जबकि साइलेज में 70% तक जो है वाटर कंटेंट हो सकता है। इसने ये पूछा है कि अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, पानी जो है वो कम होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? क्योंकि किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है? तो इसमें पानी जो होता है वो कम होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए पूछा हुआ है, तो याद रखना 12 से 14% के आसपास जो है वो इसमें जल की मात्रा होनी चाहिए। आंसर इसका हो जाएगा सी। ये एक बार और आया हुआ, ध्यान रखना, ये इससे पहले भी जो है वो आया हुआ है, और फिर से एक पेज जो है वो आपके सामने दिख रहा है, जिसमें मैं आपको कहा था आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। और जिसे भी कई सारे विद्यार्थी जो है मुझसे पूछते हैं कि आप जो है वो सर कौन सी कोचिंग के लिए आप सजेस्ट करोगे, ऑनलाइन कोर्स के लिए, ऑफलाइन के लिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रतिभा क्लासेस में आप जो है वो जा सकते हैं, वहां पर फैकल्टीज जो है वो अच्छी है, ठीक है? और वहां जो है आप कोचिंग कर सकते हैं। क्लियर? देखिए आगे इसके बाद में देखिए एक और क्वेश्चन जो है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या होता है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी और भी बहुत एग्जाम में पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएगा कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है वो कितना होता है? 2:1 होता है, यानी कि जहां कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 2 है वहां पर फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट भी 1 है, ठीक है? अगर कहीं पर जो है वो 4 ग्राम चाहिए तो 2 ग्राम यहां पर फॉस्फेट भी चाहिए। क्लियर? तो यहां पे आंसर जो होगा वो 2:1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां पे बी। विटामिन बी 12 का सामान्य नाम, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो आपके एलएसए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलएसए 2018 का है, एज इट इज रिपीट हुआ था, 16 का या 18 का, दोनों में से एक का है, एज इट इज जो है वो आपके रिपीट हो रखा है। तो बिल्कुल यहां पर आंसर हो जाएगा साइनोकोबाल एमीन, यानी विटामिन बी 12 जो होता है उसका अदर नेम जो होता है वो होता है साइनोकोबाल एमीन। तो आंसर हो जाएगा यहां पे ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गैर रोगजनक जीवों का, ठीक है ना, जैव संवर्धन जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पे क्या दिया हुआ है? गैर रोगजनक, यानी कि जो रोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, बिना रोगजनक जीव है, ठीक है ना, जिनसे रोग नहीं होता है उनका जैव संवर्धन है, मतलब कि उनको जो है उनका लाइव कल्चर है। लाइव कल्चर मतलब क्या हुआ कि उन जीवों को खाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो जीव जो होते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक नहीं होते। तो नॉन पैथोजेनिक का मतलब वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन जीवों को खाया जाता है, और उन्हें ऑरली खाया जाता है। ऐसे कौन से होते हैं? उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो पहला है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स का अर्थ क्या होता है कि ये वो फाइबर्स है जो कि किसी भी जीव के आमाशय में, उपस्थित जीवों को दिया जाता है। आमाशय में जो जीव होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होता है, आपको अगर पता हो तो रूमन जो होता है, ठीक है ना, तो रूमन में जो होता है वो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, तो उनके संवर्धन के लिए जो दिया जाता है फाइबर्स, उनको जो है वो अपन क्या कहते हैं? प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स किसी भी प्रकार का जो है वो कोई लाइव कल्चर नहीं है। दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? मृत सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं? गोली दवाई के रूप में जो है वो अपन देते हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके? वो एंटीबायोटिक को मार सके, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो लाइव कल्चर जो कि शरीर के लिए जो है वो फायदा पहुंचाए उस टाइप का नहीं है, ठीक है। ये है जरूर सूक्ष्म जीव है, लेकिन यहाँ पर लाइव नहीं है, वो क्या होता है? डेड होते हैं, ठीक है, मृत होते हैं। इसके बाद में प्रोबायोटिक्स। प्रो का मतलब क्या होता है? बायोटिक्स का मतलब होता है यहाँ पर जीव, ठीक है ना, उनका प्रो रूप जो होता है, ठीक है ना, यानी कि सिंपल सा यहाँ पे जो है वो ये क्या है? एक प्रकार का लाइव कल्चर होता है। तो आंसर यहां पर याद रखना सी हो जाएगा। और प्रीबायोटिक्स अलग है। प्रीबायोटिक्स जो होता है फ्रूट फाइबर्स दिए जाते हैं माइक्रोफ्लोरा को ग्रोथ के लिए।
क्लियर? तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए कि हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार पटेला जो होती है, अब देखो पटेला का हिंदी नाम, जब अपन इंग्लिश जो है वो क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, जानू फलक, आहा, देखो देखो क्या नाम आया है ना, इतना खतरनाक नाम आया है, जानू फलक, है ना। तो याद रखना ये भाई पटेला है, आप इंग्लिश नाम इसलिए याद रखा करो, इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश नाम, कि पटेला जो होती है वो किस प्रकार की हड्डियां हैं। आपने एनाटॉमी में वैसे हड्डियों का वर्गीकरण देखा होगा, आपने देखा होगा कि सीस्मॉइड अस्थि जो होती है, क्योंकि ये जो होती है वो दो अस्थियों को जोड़ने का काम करती है, इसलिए जो है इसको सीस्मॉइड अस्थि जो होती है उसमें अपन वर्गीकृत करते हैं। किस हड्डी को स्तन की हड्डी कहा जाता है? अब देखो भाई स्तन की हड्डी जो होती है, ये इन्होंने जो है वो इंग्लिश वर्ड तो किसी के दिए नहीं है, ठीक है। इसके इंग्लिश त्रिकास्थि के इंग्लिश वर्ड जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इंग्लिश क्या है, ठीक है। इतने खतरनाक नाम है, हिंदी नाम जो है वो दिए हुए हैं, मैं आपको एक बार इंग्लिश नाम बता देता हूँ कि इंग्लिश नाम जो है वो क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक तो स्टर्नम जो है, एक जो है इसका तो है स्टर्नम, उरोस्थी जो होती है वो तो स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम के बाद में जो ये है सैक्रम, त्रिकास्थी, खतरनाक सैक्रम है ये, ठीक है। ऑस कॉक्सी वाला तो तुम पता ही है, कॉक्सी वाला पार्ट यानी कि कॉक्सियल पार्ट है। असमफलक जो होता है ये होता है स्कैपुला, ठीक है। और उरोस्थी जो होती है उसको बोलते हैं अपन स्टर्नम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चारों जो है इसके नाम हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है ये चार अस्थियां जो है, इनमें से कौन सी अस्थि जो होती है वो कौन सी होती है, ब्रेस्ट बोन जो होती है उसकी होती है, ठीक है। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन इन्होंने दिया कि किस हड्डी को जो होता है वो ब्रेस्ट की बोन कहते हैं, ठीक है। तो इसके इंग्लिश नाम जो है मैंने बता दी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उरोस्थी, उरोस्थी तो होती है स्टर्नम, ये वाली अस्थि जो होती है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो होती है वो होती है स्टर्नम। इसके बाद में त्रिकास्थि सैक्रम, सैक्रम जो होता है वो देखो सैक्रम, इस्चियम और इलियम, ये जो होता है ये कुल्ले वाला जो भाग होता है, ठीक है ना, जो नीचे वाला पार्ट जो होता है कुल्ले वाला, कमर के जो नीचे वाला पार्ट वो होता है कुल्ले वाला पार्ट, और वो कौन सा होता है, सैक्रम पार्ट होता है। तीसरा ऑस कॉक्सी भी वही सैक्रम के आसपास का ही पार्ट है, और असंफ्लक यानी स्कैपुला, स्कैपुला ये पीछे वाला पार्ट है। अब एक ही चीज है जो कि किससे रिलेटेड आपको दिख रही है, ब्रेस्ट रिलेटेड दिख रही है, तो यहां वो जो बोन होती है उसको जो है वो अपन क्या कहते हैं, स्तन की हड्डी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो हिंदी और इंग्लिश मैं कोशिश करूंगा कि अब जो है जो आपको आगे आने वाले जब क्वेश्चन सीरीज लेके आए तो अपन इंग्लिश भी लेके आए साथ में, नहीं तो देखो इस टाइप के जब त्रिकास्थी विकास्थी जब शब्द आ जाएंगे तो भाई तुम क्या, मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी भाई इतनी हिंदी नहीं पढ़ता, हमारी बीओ तो पूरी इंग्लिश में हो रखी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो 2022 का सॉल्यूशन वाले पेपर जो है वो आप सभी के लिए हो चुका है। 2018 का पेपर भी अपन करेंगे, 2016 का भी करेंगे, 2018 और 16 में देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, ताकि आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो मिल पाए, ठीक है। तो आप सभी को जो है वो एक काम मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि अगर अब जो है वो आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तभी मैं जो है वो वीडियोस लेके आऊंगा। अच्छा एक चीज और, आप मुझे बताओ कि क्या लाइव लेना सही है या इस तरह से जो है मैं सभी का पेपर का सॉल्यूशंस जो है वो आपको दे दूं, क्या लाइव आप सबके साथ में जुड़ूं जो तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर जो है वो आप सभी को ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस दूं, ठीक है। तो आप सभी मुझे बता दीजिए, ठीक है, आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि लाइव ज्यादा सही है या फिर रिकॉर्डेड ज्यादा सही है, ठीक है। आप सभी के कमेंट्स देख करके इसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि लाइव सही रहेगा या फिर रिकॉर्डेड सही रहेगा। जितने ज्यादा कमेंट्स जो है वो लाइव के आएंगे तो लाइव ले लेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड ले लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, आप सभी का हार्दिक फिर से अभिनंदन नए साल का। और फिर से जो है वो आप सभी के लिए मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन सीरीज जो है वो फ्री अवेलेबल करने जा रहा हूं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड या लाइव ये आप मुझे बता दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।